रामगढ़ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। 27 फरवरी को वोटिंग और 2 मार्च को काउंटिंग की तारीख तय की गई है। आपको बता दें कि रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी की गोलीकांड में 5 साल की सजा सुनाए जाने के बाद गोलीकांड का ये मामला था। उस वक्त वो विधायक नहीं थी और उसमें सजा सुनाई गई जब उनको 5 साल की, तब उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई, जिससे रामगढ़ विधानसभा सीट खाली हो गई। अब चुनाव आयोग ने इसके लिए मतदान और मतगणना की तारीख तय कर दी है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 31 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी और इसी के साथ चुनाव के लिए नामांकन भी शुरू हो जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 7 फरवरी निर्धारित की गई है। दाखिल नामांकन पत्रों की जांच 8 फरवरी को होगी और 10 फरवरी तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। मतगणना 2 मार्च को निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में विधानसभा चुनाव में रामगढ़ से अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। कांग्रेस को जीत मिली थी। कांग्रेस की ममता देवी ने आजसू की सुनीता चौधरी को हराया था। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की तादाद करीब 3 लाख से ज्यादा है और इनमें से करीब 70,000 मुस्लिम वोटर हैं। इधर दलित वोटर्स की भी अच्छी खासी संख्या है। By elections now, whatever are the vacancies reported to us so far, we are all covering them, and this is the tradition again we are starting, not to wait. As soon as there are vacancies, we try and finish up, though we can wait technically for 6 months, but we are finishing it, keeping it update, giving the electorate to have their representatives. So there is 1 AC each in Arunachal, Jharkhand, West Bengal, Tamil Nadu, 2 ACs in Maharashtra and 1 parliamentary constituency in Lakshadweep. The details would be available of these names of these constituencies, and the schedule would be like this. They will go with the Meghalaya and Nagaland poll on the same day. That means the February 27th would be date of poll and January 31st being the date of notification. तो आपको बता दें कि रामगढ़ चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 27 फरवरी को यहां पर चुनाव है और मतगणना 2 मार्च को होगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी बिहार झारखंड के रेसिडेंट एडिटर झारखंड मनीष मेहता। उनसे बात करते हैं। मनीष, पिछले तमाम उपचुनाव जो हुए हैं झारखंड में, उसका मामला अलग था, लेकिन इस बार मामला इसलिए अलग बन सकता है क्योंकि बीच में एक बड़ा फैक्टर आजसू भी है। तो अब जब चुनाव की तारीख बता दी गई है तो किस तरीके से सियासी समीकरणों को देख रहे हैं आप रामगढ़ सीट के मद्देनजर? बिल्कुल राजेश, आपने बिल्कुल सही आंका है रामगढ़ बाई इलेक्शन को। पिछले 4 उपचुनावों को अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत हद तक बीजेपी जो है वो सीधे फाइट कर रही थी जेएमएम या कांग्रेस के साथ, क्योंकि इससे पहले 4 उपचुनाव पिछले 3 साल में हो चुके हैं झारखंड में। और इन चारों उपचुनाव के अगर परिणाम देखें तो कहीं ना कहीं ये हेमंत सोरेन सरकार को फायदा पहुंचाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि चारों के चुनाव बाई इलेक्शन में महागठबंधन की जीत हुई। लेकिन इस उपचुनाव को इन चारों उपचुनाव से अलग इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ माना जा रहा है, ये जो खबरें आ रही है कि बीजेपी इस इलेक्शन में फ्रंट पर ना खेल करके एजेएसयू को आगे करेगी और बीजेपी बैक सपोर्ट करेगी, यानी एजेएसयू वर्सेस कांग्रेस ये चुनाव हो सकता है। और यही वजह है कि इस चुनाव में दोनों ही खेमा जो है अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही है। चुनाव की तारीखों की घोषणा कल देर शाम हुई है राजेश। बिल्कुल मनीष, मैं रोकना चाहूंगा इस वक्त आपको। राजीव रंजन जो झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन, रामगढ़ चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई है, कितने तैयार हैं आप? नहीं, हम पूरी तैयारी के साथ हैं और हम क्षेत्र की जनता के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उनकी समस्याओं को लेकर के सजगता के कारण ही आज जो साजिश करके पिछली बार जो हमारी प्रतिनिधि रही उनको किस प्रकार से इस प्रकार के मामले में फंसाया गया, ये झारखंड रामगढ़ की जनता देख रही है। और आप देखें कि किस प्रकार से हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की पहली बैठक रामगढ़ में होती है। हमारे प्रभारी और झारखंड के तमाम शीर्षस्थ नेतृत्व रामगढ़ में रहते हैं, वहां के कार्यकर्ताओं के साथ विचार मीमांसा करते हैं। और कल जैसे ही घोषणा हुई उसके पहले ही माननीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी की अध्यक्षता में हम लोग यहाँ बैठ करके रामगढ़ चुनाव की तैयारी को लेकर के प्रदेश कार्यालय में बैठक कर रहे होते हैं। उसी वक्त चुनाव आयोग की घोषणा होती है और तत्काल वहाँ जिला स्तर पर एक चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा भी कर दी जाती है। इसलिए
कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन राजीव रंजन, और एक सवाल है, इस सुन लीजिए। सवाल यह है राजीव रंजन कि पिछली बार की अगर बात करें तो यहां त्रिकोणीय मुकाबला था, इस बार आमने सामने की टक्कर होगी। तो क्या लगता है कि जब आजसू और बीजेपी मिलकर लड़ेगी तो थोड़ी परेशानी होगी आपको? नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं होगी राजेश जी। आपको मालूम होगा कि उपचुनाव में कांग्रेस और महागठबंधन का रिकॉर्ड जो है अभूतपूर्व रूप से शानदार रहा है, चाहे पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान रहा हो या इस सरकार के कार्यकाल के दौरान जितने भी उपचुनाव हुए हैं। और यहाँ की जनता ने स्थानीय मुद्दों के आधार पर एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुना था जो उनके मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ने वाली रही हो, न कि इस प्रकार से कभी साथ रह करके कभी अलग रह करके बिल्कुल जो जनता को भरमाने का काम करते रहे, ऐसे लोगों को नकारने का काम किया है। इसलिए आंकड़े लाख वो भुला ले। आप देखें कि पिछली बार मांडर का उपचुनाव जो हुआ उसके पहले ही इस प्रकार का एक आडंबर किया गया, आदिवासी विश्वास रैली। क्या आदिवासियों ने यहाँ विश्वास किया? तो यहाँ के मूलवासी और आदिवासी, रामगढ़ की जनता हो या राज्य की कहीं की भी जनता हो, भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे से भली भांति वाकिफ है। ठीक है राजीव रंजन, ठीक है। हमारे साथ मनीष मेहता जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। मनीष, आप भी सुन रहे होंगे राजीव रंजन को, हमारे सवाल का उन्होंने क्या जवाब दिया? बिल्कुल राजेश, देखिए इसमें क्योंकि अगर 4 उपचुनावों की अगर हम बात करें पिछले 3 सालों में, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को इसमें लाभ मिला है। लेकिन इस बार जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, इस बार सीधी टक्कर हो सकती है, क्योंकि एजेपी बीजेपी के बीच में जो तालमेल की खबरें आ रही है, और जैसा हमने पहले भी जिक्र किया था कि बीजेपी जो है वो बैक सपोर्ट कर सकती है एजेपी को, तो निश्चित तौर पर इस बार जो है टक्कर जो है वो जबरदस्त होगी, क्योंकि दोनों कैंप जो है अपने अपने मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जा रही है। देखने वाली बात यह है कि जनता किस पर मोहर लगाएगी, लेकिन इतना जरूर है बिल्कुल चुनाव बेहद ही दिलचस्प होगा। और क्योंकि 2024 से पहले ये इस इलेक्शन को एक तरह से एक लिटमस टेस्ट के रूप में भी देखा जा रहा है। बिल्कुल। मनीष, इस वक्त हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जुड़ गए हैं, झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रतुल जी, हमारे साथ राजीव रंजन भी जुड़े हुए हैं, मनीष मेहता भी जुड़े हुए हैं। रामगढ़ चुनाव की तारीख आ गई है और वही सवाल आपसे है कि क्या पिछले उपचुनाव की तरह ही इस बार भी आप दावा ही करेंगे या कुछ अलग तैयारी है? नहीं, देखिए अभी तक जितने उपचुनावों की बात अगर हम करते हैं, 4 उपचुनाव में सारे इनकी सिटिंग सीटें थी। तो ये जो बार बार शाबाशी देते हैं कि चारों हम उपचुनाव जीत गए इस सरकार के कार्यकाल में, तो पहला 1-1.5 साल तो सरकार का हनीमून पीरियड भी होता है। और ये जितने उपचुनाव हुए इनका मार्जिन आधे से कम हो गया। चलिए रामगढ़ उपचुनाव की लौटते हैं। पिछली बार रामगढ़ उपचुनाव में कुछ हमारे बीच में 1-2 सीटों का जिच रह गया था, जिसके कारण आजसू से हमारा गठबंधन नहीं हो पाया था। वरना अगर आप उस समय भी हमारे 71,000 और माफ कीजिएगा हमारे 31,000 और आजसू के 71,000 वोटों को जोड़ लें तो वो जो कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार हैं उनके वोटों से ज्यादा था। तो ये कहते हैं कि अलायंस नहीं हो पाने के कारण हमें वो रामगढ़ सीट लूज करनी पड़ी थी, क्योंकि उससे पहले अगर 2014 चुनाव की बात करेंगे तो उसमें 55,000 वोटों से चंद्र प्रकाश चौधरी जीते थे जब अलायंस था, एक तरफा मुकाबला था। तो हम पूरे तरीके से मानते हैं कि सरकार में जो मिस गवर्नेंस रहा, जो कुशासन रहा है, खनिज संपदा की लूट हुई है, देश के इतिहास में पहली बार करप्शन केस में एक मुख्यमंत्री को सम्मान किया गया है, बेरोजगारी है, कृषि लोन का जो झांसा है, ये सारे मुद्दों पर इस सरकार के अंत की शुरुआत, काउंटडाउन की शुरुआत प्रतुल जी रामगढ़ उपचुनाव से होगी। एनडीए का उम्मीदवार वहां पूरे दमखम से लड़ेगा। जी ठीक है प्रतुल जी। मनोज पांडे जेएमएम के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आप भी सुन रहे थे प्रतुल शाहदेव को। हम बात कर रहे थे रामगढ़ चुनाव की तारीख को लेकर। तारीख आ गई है और जाहिर सी बात है कि अगर विपक्ष तैयार है तो सत्ता पक्ष कितना तैयार है? देखिए, सत्ता पक्ष तो मुझे लगता है हमेशा तैयार रहता है इस तरह के चुनावी दंगलों के लिए। और उपचुनाव की जहां तक बात है, आम चुनाव की तो बात छोड़ दीजिए। आम चुनाव में तो हम लोगों ने इनके मुख्यमंत्री चेहरा को हराया था और हमारे मुख्यमंत्री चेहरा थे वो 2-2 जगह से चुनाव जीते थे। लेकिन उपचुनावों की बात करें तो 4-0 से अभी बहुत एक अजय बढ़त सत्ताधारी गठबंधन को है। और 5वां चुनाव है, चुनौती है विपक्ष के लोगों के लिए। हम लोगों के लिए चुनौती नहीं है, वो अपना साख बचा पाए। ये अब गलबहियां डाल रहे हैं आजसू के साथ। हाँ, लेकिन मनोज जी, इस बार आजसू और बीजेपी एक है वहां पे रामगढ़ में। देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले चुनाव में भाजपा के जो कैंडिडेट थे उनको 29,000 वोट मिले थे, जहां तक मेरी जानकारी है, तो सामने आंकड़े में रहे। और 32 या 33,000 वोट से वहां विजयी हुई थी कांग्रेस की प्रत्याशी। अभी जो माहौल है, 3 साल का जो शासनकाल है, हेमंत सोरेन जी का शासनकाल, इतनी लंबी लकीर इन 3 सालों में खींची गई है कि अब कहीं कोई टक्कर
कहीं कोई प्रतिस्पर्धा नजर नहीं आएगी, क्योंकि पूरी झारखंडी मानसिकता, पूरी झारखंडी जनमानस इस युवा मुख्यमंत्री के साथ है। और हेमंत सोरेन अकेले ही काफी हैं। उनका 2-4-5 दिनों का प्रवास जिस क्षेत्र में हो जाएगा, वहां चुनावी दंगल एक तरफा होगा। ठीक है, प्रतुल जी जवाब देना चाहेंगे आप? तो ये आंकड़े गलत बता रहे हैं। 29,000 वोट हमें बता रहे हैं, हमें 32,000 वोट आए थे और आजसू की उम्मीदवार को 71,000 वोट आए थे। तो हम करीब 3,000 वोटों से अगर हमारे दोनों सीटों को जोड़ दें, दोनों उम्मीदवारों को, तो हम आगे थे। एलायंस नहीं पाया। और जहां तक कि मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने किस आदिवासी मूलवासी का विकास किया, इसमें क्या सनेचरा हो रहा हो और मंगरा मुंडा भी आता है, या सिर्फ इनके लिए विकास का जो पैमाना है वो सोरेन परिवार तक सीमित है? क्योंकि खनन लीज देने की बात होती है, खुद ले लेते हैं, भाई को दे देते हैं, जमीन कृषि के लिए देने की बात होती है, अपनी पत्नी को दे देते हैं, साली को दे देते हैं। तो ये जनता एक्सपोज करेगी इन्हें कि आदिवासी ठीक है प्रतुल जी, मूलवासियों ने संक्षेप में। हाँ देखा था जी। अभी मैं बस खत्म कर रहा हूँ। देखिए, मैं मानता हूँ युवा मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी मूलवासियों ने सच में सपना देखा था कि ये सरकार सच में इनके लिए कुछ करेगी। लेकिन ये सोरेन, दिस इज अ गवर्नमेंट बाय दी सोरेन, ऑफ दी सोरेन, फॉर दी सोरेन। आम आदिवासी मूलवासी की सरकार में कोई कदर नहीं है। और ये जो बार बार आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री के आसपास कौन से लोग हैं? ठीक है राजीव जी, एक आप जवाब देना चाहें तो दीजिए, नहीं तो फिर अब आखिरी सवाल राजीव जी। Sovereign represents all the Jharkhandi peoples, अब ये पढ़ना नहीं चाहते हैं तो उसके लिए अलग विषय है। एकदम सीधा सीधा कहीं कोई मुकाबला नहीं है। पूरी तरह से जनता इनको इनका बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार बैठी है। आप चुनाव परिणाम होने दीजिए। ये लाख कागजी आंकड़े जुटा ले, खुशफहमी पाल ले, इनका कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। आम जनता जानती है कि किस प्रकार से ये लोकतंत्र की चोरी करने वाले लोग हैं। पिछले दरवाजे से जब सत्ता से बाहर होते हैं, आप सीटिंग सीट की बात करते हैं, तो ये भी हमारा सीटिंग सीट है। लोकतंत्र के चोरों के लिए झारखंड में कोई जगह नहीं है। सियासत को तिजारत का बाजार बनाने वाले लोग, जो अपने घोटालों में लगातार गलती फेरिस्त बनाने वाले लोगों के लिए इस तरह की कोई जगह नहीं है। सुपड़ा साफ हो जाएगा इनका। आने वाले 2024 में इनके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। ठीक है, ठीक है राजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका। मनोज पांडे आपका बहुत शुक्रिया और प्रतुल शाहदेव आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मनीष, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपसे आखिरी सवाल कि क्या इसी तरीके से तू मैं चुनाव तक देखने को मिलेगा रामगढ़ चुनाव को लेकर? देखिए राजेश, ये तलखी और बढ़ेगी, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ बीजेपी भी और पूरी ताकत लगाएगी, दूसरी तरफ महागठबंधन भी अपनी ताकत लगाएगी। और इस बार पहले से समीकरण काफी, हम कह सकते हैं कि बदल सकता है, क्योंकि एजेएसयू का भी वो काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला सीट रह चुका है। यही वजह है कि बीजेपी इस बार एजेएसयू को आगे करके इस चुनाव को जीतने की कोशिश करेगी। और क्योंकि हमने पहले भी जिक्र किया, 2024 के आम चुनाव से पहले, क्योंकि दो चुनाव है, एक तरफ लोकसभा है, दूसरी तरफ विधानसभा है, इन दोनों चुनावों से पहले ये रामगढ़ बाई इलेक्शन है। एक तरह से लिटमस टेस्ट है और अपने अपने कैडर को बूस्ट करने की कोशिश होगी। और यही वजह है, दोनों कैंप जो है पूरी ताकत झोंक रही है। मुद्दे बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ एनडीए फोल्डर के लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, दूसरी तरफ 1932 का स्थानीय नीति, ओबीसी आरक्षण, इस तरह के जो लोकल इश्यूज हैं, इस पर महागठबंधन जो है पूरे चुनाव को केंद्रित करने की कोशिश करेगी। देखने वाली बात यह है, जनता किनके मुद्दों पर भरोसा करती है और किनके साथ जाती है। बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।